नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक ख़त्म करने जा रहे हैं। 10th क्लास का पहला जो लेसन है वो अब समाप्ति की ओर चल चुका है और उसका जो लास्ट हेडिंग है वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो जल्द से पढ़ते हैं। एक देखो, थोड़ी सी कंप्लेंट ये आ रही है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो। देखो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली एवरीडे नोट्स बनाने हैं, वीडियो देखनी है। हम इतनी मेहनत करके आपको वीडियो डाल रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए, आप तक वो चीज़ पहुँचे जो हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एवरीडे जितनी भी हम वीडियो आपके पास पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें आप देखें, अपना अध्ययन करें। क्योंकि जैसा आपको पता है कि और भी गंभीर समस्या होती जा रही है। अभी स्कूल का खुलने का कोई चांस नहीं है। 31 अगस्त तक अभी बंद कर दिया गया है और हो सकता है कि आगे भी बंद हो सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हम इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना रहे हैं तो आप इनको ज़रूर देखा करें। ठीक है, ज़रूर करें, क्योंकि इसी से ही आपका अध्ययन होगा। और हो सकता है कि शिक्षा नीति में बदलाव भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रॉपरली तैयार रहें। तो आज देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट के लास्ट है क्षेत्राधिकार। तो बात करते हैं क्षेत्राधिकार की। पहला है हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है ऐसे मुकदमे जिनकी सीधी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। अर्थात जिनका मुकदमा सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट या जिला कोर्ट में नहीं चल सकता। सीधी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। कौन कौन से मुकदमे? ऐसे विवाद जो कि राज्य तथा केंद्र के मध्य हों या दो से अधिक राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे यदि किसी राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, या दो राज्यों के मध्य हो जाए, या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, तो इनके विवादों का निपटारा सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा, और कहीं पर इनके विवादों का निपटारा नहीं होगा। तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही इनके मुकदमों की या विवादों की सुनवाई की जाती है। आगे बात करते हैं, दूसरा क्षेत्राधिकार है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो, अपीलीय से मतलब सीधा हम अपील कहाँ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आगे कहाँ कर सकते हैं? मान लो कि हमारा मुकदमा राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है और राजस्थान हाई कोर्ट में हमारे विरुद्ध कोई निर्णय आ जाता है और हम उससे संतुष्ट नहीं है कि भाई इससे मैं खुश नहीं हूँ, कम है, तो आप उस निर्णय के विरुद्ध आगे कहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपील कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो? तो उसके मद्देनजर एक क्षेत्राधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा है? अपीलीय। कैसे है? यदि कोई व्यक्ति शॉर्ट में लिख देता हूं HC, चलो पूरा ही लिख देता हूं, समझ आ जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह इस निर्णय के विरुद्ध
सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। देखिए, किसी व्यक्ति का, मैंने अभी बताया, कोई मुकदमा कहाँ चल रहा था, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में, और वो उससे निर्णय से क्या नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो उस निर्णय के विरुद्ध कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा वो अंतिम भी होगा और सभी को मानना भी पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी में देख लेते हैं कि कौन कौन से मुकदमों की अपील की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामलों की अपील की जा सकती है। अब देखो, इसमें दो मामले आए हैं, एक तो तीन आए हैं, एक दीवानी और फौजदारी। इंपॉर्टेंट ये दो ही होते हैं, दीवानी और फौजदारी। क्या होते हैं मामले, समझते हैं इनको। देखिए, दीवानी मामले, लिख देता हूं मैं। ऐसे सभी विवाद जो रक्त रंजित ना हो, दीवानी मामले कहलाते हैं। जैसे विवाह विच्छेद, जमीनी विवाद, तलाक इसी में आ जाता है, विवाह विच्छेद में आ जाता है, और जमीनी विवाद हो गया, और अपना जो पैसे के लेन देन से संबंधित होते हैं, अर्थात गबन का मामला आदि। ये सारे जो मामले हैं ये कैसे होते हैं, दीवानी मामले होते हैं। अर्थात सीधी सीधी बात है, जिसमें कोई खून खराबा नहीं होता है, जैसे हत्या नहीं वगैरह नहीं है, मारपीट वगैरह नहीं है, लूट नहीं है, तो ऐसे जो मामले होते हैं वो सारे के सारे कौन से कहलाते हैं, दीवानी मामले कहलाते हैं। अब बात करते हैं फौजदारी। तो फौजदारी इस नाम से ही एक तरीके से लड़ाकू सा लग रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो किससे संबंधित, रक्त से संबंधित होते हैं, रक्त रंजित होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हत्या वगैरह होती है, लूटपाट होती है, वो सारे मामले कौन से कहलाते हैं, फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो ऐसे सभी मामले जो रक्त रंजित
होते हैं फौजदारी मामले कहलाते हैं। जैसे हत्या, बलात्कार, लूट, मारपीट आदि। तो ये सारे मामले कौन से होते हैं? फौजदारी मामले होते हैं, अर्थात जिसमें कि खून वगैरह का लड़ाई झगड़ा होता है, खून निकलता है या फिर अन्य कोई चोटें पहुंचाई जाती हैं, तो वो सारे मामले कौन से होते हैं? फौजदारी। और जो जी सिंपली मामले होते हैं, इसमें रक्त रंजे से संबंधित कोई मामला नहीं होता है, जैसे गबन का मामला, पैसे खा गया जैसे कोई, या ज़मीनी विवाद चल रहा है, ज़मीन की लेकर के, बंटवारे को लेकर के कोई मुकदमा चल रहा है, विवाह विच्छेद, तलाक संबंधी विवाद चल रहा है, तो ये सारे मामले दीवानी होते हैं और अन्य सारे मामले फौजदारी होते हैं। तो ऐसे मामलों की अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, तीसरा हमारा क्षेत्राधिकार है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार लिख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति यदि किसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह या परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रपति किसी भी, ये लिख लीजिए, किसी भी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह या परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देती है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। सिंपल सी बात है, मान लो कोई ऐसा विषय आ गया, इसमें राष्ट्रपति कंफ्यूज है, भाई करे तो करे क्या, क्या निर्णय करें, केस को यस करें, नो करें, रोका जाए, क्या किया जाए। तो राष्ट्रपति यदि परेशान हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या निर्णय ले, तो ऐसी कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकती और नहीं भी दे सकती। भाई अगर उसने सलाह मांगी है तो सलाह प्रदान कर भी देगी, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं भी कर सकती। मान लो उसने सलाह दे दी, अर्थात राष्ट्रपति को क्या दे दिया? परामर्श दे दिया, तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, अर्थात राष्ट्रपति भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। तो ये था कौन सा क्षेत्राधिकार? परामर्श देने का क्षेत्राधिकार। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। आगे चलते हैं मित्रों, अभिलेख न्यायालय, इसी में लिख लेते हैं।
अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तथा इसमें सुनाए गए सभी निर्णयों को भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है भाई, इसी में एक लिख देते हैं, तथा सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों पर पुनर्विचार भी कर सकती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय अभिलेख, इसमें जो भी निर्णय सुन गया उसे आप 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल किसी भी समय उस निर्णय को सबूत के तौर पर देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी निर्णय सुनाया जाएगा उसे सुरक्षित रख दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और जब भी आपको सबूत के तौर पर उसे दिखाने की आवश्यकता हो तो आप उस निर्णय को प्राप्त कर सकते। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाती है, यदि उसे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उस पर क्या कर सकती है, पुनर्विचार भी कर सकती है, निर्णय को बदल भी सकती है। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्राधिकार था, अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अंतिम 2 की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्षेत्राधिकार है मूल अधिकारों से संबंधित क्षेत्राधिकार। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। समय का अभाव को देखते हुए, हालांकि आज मैं कंप्लीट कराना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं, समय का अभाव है, तो बाकी हम पॉइंट्स कल करेंगे। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।